जय हिंद साथियों, समसामयिक घटना चक्र के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अनस मिर्जा आज आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक को लेकर। हिंदी, जैसा कि मैं पिछली कई वीडियोस वर्णमाला से संबंधित बना चुका हूं और वर्णमाला का सेशन पूरा समाप्त हो गया था। आप सभी लोग पढ़िएगा, एंजॉय करिएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एक नया टॉपिक होगा, तो आप सभी लोग बेहतर से बेहतर पढ़ने का प्रयास करिए और साथ ही साथ हमारे जुड़े रहिए। आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा हिंदी का वो है वर्णमाला समाप्त होने के बाद आज का टॉपिक है संज्ञा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत ही विस्तृत चर्चा होगी। अभी तक जो हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा है वो बहुत ही संक्षिप्त जानकारी हम लोगों के पास है, लेकिन आज हम उसके बारे में वृहद जानकारी देने वाले हैं, विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आप सभी लोग बने रहिए और साथ ही साथ मैं बार बार हर वीडियो में ये आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर अवश्य बैठिए, ताकि कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो आपको नोट करने होते हैं, बाद में आप भूल जाते हो, अभी तो सारे बिंदु समझ में आते हैं। तो चलिए, संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं प्रश्न पूछा जाता है, संज्ञा के भेद से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो संज्ञा का मतलब होता है नाम। क्या होता है? नाम। किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, भाव का नाम हो, दशा का नाम हो, दिशा का नाम हो, स्थिति का नाम हो, परिस्थिति का नाम हो, किसी भी चीज का अगर नाम दिया होगा तो वो क्या कहलाएगी? वही संज्ञा कहलाएगी, क्योंकि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। अब यहां पर स्पष्टीकरण के रूप में हमने लिख दिया कि किसी के बारे में जानकारी हम उसके नाम से ही तो प्राप्त करते हैं। तो अतः सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नाम ही संज्ञा है, यानी जो भी नाम के रख दिया जाए किसी भी चीज का, वही क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। वो किसी भी चीज का नाम हो सकता है, जैसे मैंने लिख दिया लड़का, सीता, गीता, राम, नदी, पहाड़, झरना, पर्वत, पुस्तक, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, चिड़िया, पक्षी, सभी जितने भी नाम हैं, चाहे वह व्यक्ति के हो, वस्तु के हैं, स्थान को हो, भाव के हो, गुण के हो, दशा के हो, किसी भी चीज के नाम अगर हैं, किसी नाम से किसी को संबोधित किया जाता है तो वही नाम क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। इतना आप सभी को पता होगा। चलिए, अब जो संज्ञा का वर्गीकरण किया गया है, यहां से सवाल आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, और ध्यान दीजिएगा, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने आधार पर वर्गीकरण किया गया है। कई आधारों पर संज्ञा का वर्गीकरण किया गया है। तो जो मूल कॉन्सेप्ट होगा संज्ञा का वो एक ही होगा, बस आपको समझने का फेर है। आप अगर समझ जाओगे अच्छे से तो आप कभी भी प्रश्न गलत नहीं करोगे। जैसे विद्वानों ने संज्ञा का वर्गीकरण कई आधारों पर किया है, ये सारी चीजें आपके स्क्रीन पर लिखी गई हैं। कुछ प्रमुख आधार जो है वो मैं बता रहा हूं आपको, नीचे लिखा हुआ है। पहला है उत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर, इसी को कहते हैं स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। तो इसमें हम देखेंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं। फिर हम देखेंगे गुण के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। फिर हम देखेंगे अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। फिर हम देखेंगे दृश्यता के आधार पर या स्पर्श के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। फिर हम इसके आगे चलते हुए देखेंगे कि एक मिनट, इसके आगे हम देखेंगे संज्ञा के और भी भेद हैं कई आधारों पर। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है, काम नहीं कर रहा है। हाँ, गणना के आधार पर देखेंगे संज्ञा के कितने भेद हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे भौतिकता के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं। तो ये सारे आधार हमको देखने हैं, एक एक आधार पर मैं चर्चा आपसे करूंगा। बस आप सभी लोग बने रहिए और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए, कि ताकि आपके व्यक्ति, आपके जैसे कोई और आपके भाई बहन या कोई भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। यहां पर ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद। डायरेक्ट एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप लगा दोगे 3 भेद होते हैं। यहां पर तीनों भेद हमने लिखा हुआ, एक होती है रूढ़ संज्ञा, एक होती है यौगिक संज्ञा और एक होती है योग रूढ़ संज्ञा। यहां पर ये योग रूढ़ लिखा हुआ है, सही कर लीजिए।
तीन भेद होते हैं, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा, ये तीन भेद होते हैं। आप सभी लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। उत्पत्ति के आधार पर पूछे या रचना के आधार पर पूछे या बनावट के आधार पर पूछे या स्रोत के आधार पर पूछे या इतिहास के आधार पर पूछे, तो ये तीन भेद होते हैं। आप सभी लोग फटाफट नोट कर लीजिएगा। अब इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि रूढ़ संज्ञा क्या होती है, यौगिक संज्ञा क्या होती है और योग रूढ़ संज्ञा क्या होती है। तो यहाँ पर हेडिंग बना हुआ है रूढ़ संज्ञा, ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे संज्ञा शब्द जो सदैव अपने मूल रूप में रहते हैं रूढ़ संज्ञा कहलाते हैं। यानी अगर कोई संज्ञा शब्द दिया हुआ है अर्थात कोई नाम है, अगर ऐसा नाम अपने मूल रूप में सदैव स्थिर रहता है तो ऐसे नाम में कौन सी संज्ञा होती है? बनावट के आधार पर देखा जाए तो रूढ़ संज्ञा होती है। इनके साथ ना तो कोई उपसर्ग जुड़ा रहता है और ना ही कोई प्रत्यय जुड़ा रहता है। यानी जब किसी शब्द में कोई प्रत्यय जोड़ देंगे तो वह शब्द बदल जाएगा कि नहीं, आप बताइए। अगर हम किसी शब्द में उपसर्ग जोड़ देंगे तो वह शब्द बदल जाएगा कि नहीं, तो वह अपना मूल रूप खो देगा कि नहीं खो देगा। तो जब कोई संज्ञा मैंने बताया सदैव अपने मूल रूप में बनी रहे तो ऐसी संज्ञा मूल संज्ञा या रूढ़ संज्ञा कहलाती है। यहाँ पर देखिएगा तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर कि दो या दो से अधिक वर्णों अथवा अक्षरों के मेल से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ पर दो या दो से अधिक वर्ण अथवा अक्षर के मेल से जब कोई संज्ञा बनती है तो वही रूढ़ संज्ञा। अगर दो शब्दों के मेल से कोई संज्ञा बनेगी तो वह रूढ़ संज्ञा नहीं होगी। दो अक्षरों या दो वर्णों के मेल से जो संज्ञा बनती है, कहने का मतलब यही, अगर एक लाइन में कहा जाए कि ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड ना हो, ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड ना हो, यानी जो दो शब्दों के योग से ना बने हो, ऐसे संज्ञा कहलाती हैं रूढ़ संज्ञा। और ऐसे संज्ञाओं को हम मूल संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। जैसे लिखा हुआ है काम, कमल, ये सब क्या है? संज्ञा है। अब जब हम काम को तोड़ेंगे तो का प्लस मा, अब यहाँ पर देखेंगे तो का और माँ का अलग अलग कोई अर्थ नहीं है। यानी जब काम शब्द का मैंने खंड बनाया, खंड किया, इसको तोड़ा तो दो अक्षरों में तोड़ा। अब यहाँ पर का कोई मतलब नहीं, माँ का कोई मतलब नहीं, यानी सार्थक खंड नहीं किया जा सकता, तो ऐसी संज्ञा रूढ़ संज्ञा होगी। जैसे कमल को तोड़ेंगे तो का प्लस माँ प्लस ला, अब यहाँ पे का माँ और ला का अलग अलग कोई अर्थ नहीं है, तो जिस शब्द का सार्थक खंड ना हो ऐसी संज्ञा क्या कहलाती है? रूढ़ संज्ञा। जैसे हम लिख दें हाथ, अब हाथ को तोड़ेंगे तो यहाँ पर हा प्लस था आएगा, क्या इसका कोई अर्थ होगा? नहीं होगा। तो जब सार्थक खंड नहीं होता है तो रूढ़ संज्ञा। अब यहाँ पे हा अक्षर है, था अक्षर है कि नहीं, तो जब दो अक्षरों के मेल से या दो वर्णों के मेल से कोई संज्ञा बनती है तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़ संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात। दूसरा है यौगिक संज्ञा। यौगिक का मतलब होता है मेल से बना हुआ, यानी जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई शब्द का निर्माण करेंगे तो वो शब्द क्या कहलाएगा? यौगिक। यानी यौगिक संज्ञा में दो शब्दों का मेल होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है ऐसे संज्ञा शब्द जो दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं। यानी जब किसी शब्द का हम खंडित करें या किसी शब्द को हम तोड़ें तो दो सार्थक शब्दों में वो टूटे तो क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। यौगिक संज्ञा में जैसे देखिए विद्या प्लस आलय, यहाँ पर एक शब्द है विद्या और एक शब्द है आलय, दोनों सार्थक खंड है कि नहीं। अब शब्द बना विद्यालय, तो विद्यालय कैसी संज्ञा होगी? बनावट के आधार पर यौगिक संज्ञा होगी। लेकिन कमल को हमने तोड़ा था तो शब्दों के रूप में नहीं टूटा था, वर्णों या अक्षरों के रूप में टूटा था कि नहीं। तो यहाँ पर शब्दों के रूप में जब कोई शब्द टूटे तो वो यौगिक कहलाता है और दोनों सार्थक होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा है परम प्लस ईश्वर बराबर परमेश्वर, यहाँ पर परमेश्वर दो शब्दों के योग से बना है, तो जब कोई शब्द दो शब्दों के मेल से या योग से बनता है तो वो यौगिक शब्द होता है और ऐसी संज्ञाएं यौगिक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे मैंने लिखा है नील, यहाँ पर नील प्लस कमल बराबर नील कमल, यहाँ पर नील नीला, कमल का मतलब कमल, दोनों का सार्थक शब्द है। अब दोनों मिलाकर बना नील कमल, तो ऐसे शब्द क्या हो गए? यौगिक। जैसे हम लिख दे राज प्लस पुत्र बराबर राजपुत्र, अब यहाँ पर देख
देखिएगा ध्यान से, राजपुत्र शब्द दो शब्दों के योग से बना है। जैसे हम लिख दे महोत्सव, तो यहाँ पर महाप्लत उत्सव से मिलकर बना है, दो सार्थक शब्दों के योग से बना है। तो ये कैसा शब्द हो जाएगा? यौगिक शब्द। और यहाँ पे ये कैसी संज्ञा हो जाएगी? यौगिक संज्ञा। तो यौगिक और रूढ़ संज्ञा आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले बिंदु पर। अगला है योग रूढ़ संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, योग रूढ़ संज्ञा भी यौगिक संज्ञा की तरह होती है, बस फर्क इतना होता है कि जब कोई शब्द दो सार्थक शब्दों से मिलकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करने लगता है तो वही योग रूढ़ शब्द कहलाता है, और जब सामान्य अर्थ देता है तो वही यौगिक शब्द होता है। यानी यहाँ पर देखिए परिभाषा पढ़िएगा, जब दो सार्थक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं, यानी जब नया अर्थ देते हैं, तो उस शब्द का अर्थ सामान्य से अलग लेकिन परंपरागत निकलता है, योग रूढ़ संज्ञा कहलाते हैं। यानी जब कोई दो शब्द मिले और मिलने के बाद दोनों शब्द जब एक शब्द बने तो वो सामान्य से अलग हो, अलग मतलब विशेष अर्थ प्रस्तुत करे, परंपरागत अर्थ निकले, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? योग रूढ़। और ऐसी संज्ञाएं क्या कहलाती हैं? योग रूढ़ संज्ञा कहलाती हैं। अब योग रूढ़ संज्ञा के दोनों पदों के बीच, यहां पर योग रूढ़ सही से लिख लीजिएगा आप लोग, प्रायः विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। यानी दोनों जो पद होते हैं योग रूढ़ शब्द में अक्सर देखा जाता है, एक पद विशेष्य होता है और एक पद विशेषण, यानी एक पद विशेषता बताने का काम करता है और एक शब्द संज्ञा होती है। यहाँ पर जैसे लिखा है दश प्लस आनन, दश का मतलब दस, आनन का मतलब मुख, बराबर क्या बना? दशानन, अर्थात एक विशेष अर्थ निकल रहा है किसका? रावण का। जैसे लंबा प्लस उदर, लंबा भी विशेषण है, उदर माने पेट, तो बना क्या? लंबोदर। लंबोदर किसको प्रकट कर रहा है? गणेश को। अब यहां पर देखेंगे वीणा प्लस पाड़ी, वीणा पाड़ी, वीणा पाड़ी किसको प्रकट कर रहा है? सरस्वती को। यहां पर देखेंगे आप तो विशेष अर्थ दे रहा है ये तीनों शब्द। तो जितने भी आप पढ़ोगे बहुव्रीहि समास, उन सारे शब्दों के कौन सा संज्ञा होती है? योग रूढ़ संज्ञा होती है। तो बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सब योग रूढ़ संज्ञा के उदाहरण होते हैं। चलिएगा, तो संज्ञा में तीन भेद, किस आधार पर? बनावट के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर। रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। अब यहां पर देखिए, अगर हम बात करें, एक पॉइंट समझ लीजिएगा कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अगर अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद पूछा जाए तो 5 होते हैं। कितने? 5। आप लोगों ने पढ़ा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद हम देखेंगे पांचवा तो पदार्थवाचक संज्ञा, इसी को हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, और इसी को कभी कभी दे दिया जाता है परिमाणवाचक संज्ञा। तीनों एक ही हैं, ये अर्थ के आधार पर हैं। अब इन्हीं पांचों को हमको पढ़ना है। अब इन पांचों में भी कई वर्गीकरण किए गए हैं, जिसमें से पहला हम देखेंगे गुण के आधार पर संज्ञा का वर्गीकरण। अगर पूछ ले तो एक होता है गुणवाचक संज्ञा और एक होता है भाववाचक संज्ञा। अगर गुण के आधार पर देखा जाए तो एक गुणवाचक, दूसरा भाववाचक। अब ये जो भाववाचक के अलावा 4 संज्ञाएं हमने देखी अभी, वो सभी गुणवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक का मतलब द्रव्यवाचक, कंफ्यूज मत होइएगा, मटेरियल नाउन। ये चारों हो जाएंगे गुणवाचक में, और जो भाववाचक है वो अलग हो गया। तो ये गुण के आधार पर। अब अभी हम पांचों को पढ़ेंगे, सारी बातें पढ़ेंगे, लेकिन जो वर्गीकरण किया गया है, डायरेक्ट एग्जाम में अगर प्रश्न पूछ ले गुण के आधार पर कितने संज्ञा के भेद है, तो आप केवल 2 लगाना, एक गुणवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा। अब पूछ ले गुणवाचक संज्ञा में कितने संज्ञाएं आती हैं, तो आप बता देना 4 आती हैं। पहला हो गया व्यक्तिवाचक, दूसरा हो गया जातिवाचक, तीसरा हो गया समूहवाचक, चौथा हो गया परिमाणवाचक। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे, एक बार देख लेंगे, एक बार नोट कर लेंगे, तो सारी बातें आपको याद हो जाएंगी। चलिए अगला देखते हैं अर्थ के आधार पर। तो अभी मैंने बताया अर्थ के आधार पर 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और परिमाणवाचक, या इसी को कहते हैं पदार्थवाचक, या इसी को कहते हैं द्रव्यवाचक, है ना। अंग्रेजी में इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक को प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। जातिवाचक को कहते हैं कॉमन नाउन,
कॉमन नाउन। भाववाचक को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समूहवाचक को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। आप लोग पढ़े होंगे कलेक्टिव नाउन। और परिमाणवाचक या पदार्थवाचक को कहते हैं मटेरियल नाउन। ये 5 अर्थ के आधार पर। अब इसके अलावा देखेंगे दृश्यता के आधार पर 2 भेद होते हैं। देखिए ये जो 5 मैंने अर्थ के आधार पर बताए हैं, इन्हीं 5 में से घुमा घुमा के अलग अलग आधारों पर अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया गया है। बस आपको समझना होगा। अगर दृश्यता के आधार पर मतलब देखने जो संज्ञा दिखे, जिसको स्पर्श किया जा सके, इसी को स्पर्श के आधार पर भी, तो इस आधार पर 2 भेद होते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, एक होती है मूर्त संज्ञा और एक होती है अमूर्त संज्ञा। मूर्त का मतलब आप सभी लोग जानते हो, जिसको छुआ जा सके, देखा जा सके, वो मूर्त होता है। और जिसको केवल महसूस किया जा सके, जिसका रूप दिखाई ना दे, वो क्या होता है? अमूर्त होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को छुआ भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है। जातिवाचक भी आ जाएगा मूर्त संज्ञा में, समूहवाचक भी आ जाएगा मूर्त संज्ञा में, परिमाणवाचक भी आ जाएगा मूर्त संज्ञा में, यानी द्रव्यवाचक। लेकिन भाववाचक संज्ञाओं को केवल महसूस किया जा सकता है। पूछा जाता है, एक बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी ऐसी संज्ञा है जिसको ना तो देखा जा सकता है, ना तो छुआ जा सकता है, केवल उसे महसूस किया जा सकता है? तो आप बता दोगे अमूर्त संज्ञा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो इस आधार पर देखेंगे 2 मूर्त संज्ञा और अमूर्त संज्ञा है। तो उसी 5 में से ना वर्गीकरण किया गया अलग अलग आधारों पर। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक बार बनाइएगा और अपने दिमाग का प्रयोग करके समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका स्क्रीन के सामने गणना के आधार पर, यानी जिसकी गणना की जा सके, तो 2 प्रकार का होगा, या तो गणनीय होगा और या तो अगणनीय होगा। अगर गणना के आधार पर देखेंगे तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक ये दोनों गणनीय में आ जाएंगे, और समूहवाचक, भाववाचक और परिमाणवाचक या द्रव्यवाचक ये किस में आ जाएंगे? अगणनीय में आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसको तो समझ में आ रहा होगा। ये सारी बातें आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, बहुत ही नॉर्मल लग रहा होगा। अभी जब हम एक एक भेद पढ़ेंगे तो वहां पर आपको विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसको आप लोग नोट करते रहिए, समझते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट, भौतिकता के आधार पर। भौतिकता के आधार पर अगर देखा जाए तो एक भौतिक संज्ञा होती है और एक अभौतिक संज्ञा होती है। भौतिक और अभौतिक का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। जो भौतिकता से रिलेटेड हो, भौतिक वस्तुओं से, वो क्या हो जाएगी? भौतिकता, भौतिक संज्ञा, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और परिमाणवाचक। लेकिन भाववाचक जो होगी या अभौतिक होगी। मैंने बताया ना कि भाववाचक संज्ञा अमूर्त संज्ञा है, और जो अमूर्त संज्ञाएं होती हैं वह अभौतिक वस्तुएं होती हैं, अभौतिक चीजें होती हैं। तो भाववाचक संज्ञा अभौतिक हो जाएगी। शेष चारों किसमें आ जाएंगी? भौतिक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी। अब प्रमुखता के आधार पर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। प्रमुखता के आधार पर अगर हम संज्ञा का वर्गीकरण करें तो प्रमुखता के आधार पर केवल 3 है। एक व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है और भाववाचक। 2 अर्थ के आधार पर और आपने पढ़े, एक है समूहवाचक। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। एक समूहवाचक आपने पढ़ा और दूसरा आपने देखा था पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, या इसी को परिमाणवाचक कहते हैं। ये जो समूहवाचक और पदार्थवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद में आते हैं। तो प्रमुख रूप से हिंदी में यही 3 संज्ञाएं हैं। अगर प्रश्न पूछ ले अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद, तो आप 5 लगाओगे, या संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आप 5 लगाओगे। लेकिन अगर शब्द दे दे कि प्रमुखता के आधार पर प्रारंभ में हिंदी में कितने भेद थे, तो प्रारंभ में केवल यही 3 भेद थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये जो समूहवाचक और पदार्थवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा का उपभेद है। क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा के उपभेद में आता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, जैसे अंग्रेजी में हमने पढ़ा है कि अंग्रेजी में संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो उसी प्रकार से हिंदी में भी 5 प्रकार से संज्ञाएं प्रयुक्त की जाने लगी हैं। यहां पे लिखा है, बाद में अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के परिणाम स्वरूप समूहवाचक और परिमाणवाचक संज्ञाएं भी हिंदी में प्रयुक्त होने लगी। अतः संज्ञा के कुल कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए, जो 5 भेद आपको मैंने बताए हैं। अब अगर पूछा जाए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू आचार्य कामता प्रसाद गुरु, आचार्य कामता प्रसाद गुरु का अगर वर्गीकरण बताया जाए कि संज्ञा के कितने, तो आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने पदार्थवाचक और भाववाचक 2 प्रकार के भेद स्वीकार किए हैं। केवल पदार्थवाचक और भाववाचक। याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, जो संज्ञा के 5 भेद हैं, उन 5 भेदों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे?
जातिवाचक संज्ञा। 5 भेद हमने बताए, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा को हमें पढ़ना है। अब आइए हम संज्ञा के स्टार्ट करते हैं, संज्ञा की शुरुआत करते हैं। अब एक एक संज्ञा की परिभाषा सहित हम व्याख्या सहित उदाहरण प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कॉपी कलम लेकर बैठिए। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा कॉमन नाउन। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। एकदम आराम से पढ़िएगा, ये फील ही ना हो कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, लगे कि आपके सामने कोई पढ़ा रहा है और आप आराम से पढ़ते रहिए। ऐसे संज्ञा शब्द जो अपने पूरे वर्ग, होल क्लास का बोध कराते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जो अपने पूरे वर्ग का यानी होल क्लास का, यानी ऐसे शब्द जिनसे किसी एक का बोध ना हो, पूरे वर्ग का बोध हो, तो ऐसे संज्ञाएं क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे हमने कहा लड़का, तो लड़का कहने पर क्या किसी एक लड़के का बोध होगा? उस लड़का जाति का बोध होगा। जितने भी लड़के होंगे, राम, श्याम, मोहन, राकेश, सभी का बोध हो रहा है। तो लड़का कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम कह दें लड़की, अब लड़की कहने पर लड़की जाति का बोध हो रहा है, लेकिन अगर हम सीता कह दें तो सीता कहने पर किसी एक लड़की का बोध होगा, लेकिन लड़की कहने पर सीता, गीता, राधा, मोहिनी सभी का बोध होगा। तो लड़की शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे अगर हम कह दें नदी, तो नदी कहने पर सभी नदियों का बोध होगा, नदी जाति का ही बोध होगा। गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ताप्ती, घाघरा, सारी नदियों का बोध होगा। तो इसमें नदी शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। ऐसे हम पर्वत कह दें तो एक पर्वत का बोध नहीं होगा, सभी पर्वतों का बोध होगा। लेकिन अगर हम हिमालय कह दें तो जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि हिमालय कहने पर किसी एक पर्वत का बोध होगा। अगर हम गंगा कह दें तो किसी एक नदी का बोध होगा, तो जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी। ऐसे हम अगर किसी लड़की का नाम ले लें तो एक लड़की का बोध होगा। इसीलिए सभी का बोध कराने वाले शब्द, एक ही वर्ग के पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसका विस्तार बहुत है, इसका विस्तार जो है वो बहुत है। अब आप समझिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का मतलब अगले बिंदु की ओर। जातिवाचक संज्ञा, रूल नंबर फर्स्ट। अब यहां पर आपको समझना है बहुत ही ध्यान से कि जितने भी पदों के नाम होंगे, पद या पदों के नाम, पद शब्द में भी जातिवाचक संज्ञा, और जितने भी पदों और व्यवसायों के नाम होंगे सभी में जातिवाचक संज्ञा होगी। ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा यहां पर प्रधानमंत्री, अब आप प्रधानमंत्री शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा लगा दोगे, सोचोगे कि भारत में एक ही प्रधानमंत्री है, तो जब एक प्रधानमंत्री है तो जातिवाचक कैसे होगा? जब एक का बोध कराया जाता है तो व्यक्तिवाचक होता है। ऐसा नहीं, यहाँ पर प्रधानमंत्री पद की बात की जा रही है, ना कि भारत के प्रधानमंत्री की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री कहने का मतलब सभी प्रधानमंत्रियों का बोध हो रहा है। भारत, पाकिस्तान और भी जितने देश के प्रधानमंत्री हैं सभी का बोध हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें व्यक्तिवाचक नहीं होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे हम राष्ट्रपति कह दे तो राष्ट्रपति पद क्या बोध हो रहा है, और जितने भी पदों के नाम होंगे सभी में जातिवाचक संज्ञा होगी। राष्ट्रपति में राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति कह दिया जाए तो एक का बोध हो रहा है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति कहने पर किसका राष्ट्रपति ये नहीं पता है, सभी राष्ट्रपतियों का बोध हो रहा है। ऐसे हम कह दें मंत्री, तो मंत्री कहने पर किसी एक मंत्री का बोध नहीं हो रहा है, सारे मंत्रियों का बोध हो रहा है। तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी। ऐसे अगर हम लिख दे अध्यापक, तो अध्यापक कहने पर क्या किसी एक अध्यापक का बोध हो रहा है? पूरा अध्यापक वर्ग का बोध हो रहा है। तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। जैसे हम कह दें सचिव, तो सचिव कहने पर सभी सचिव का बोध हो रहा है, पूरे वर्ग का बोध हो रहा है। जैसे हम कह दें विधायक, जैसे हम कह दें विधायक, तो विधायक कहने पर किसी एक का बोध तो हो नहीं रहा है। जैसे हम कह दें डॉक्टर, तो डॉक्टर कहने पर सभी डॉक्टरों का बोध हो रहा है। तो जितने भी पदों के नाम है, सचिव, प्रबंधक, विधायक, डॉक्टर, मास्टर, अध्यापक, प्रोफेसर, जितने भी पद हैं सभी में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ये आप प्रश्न करो, क्योंकि इसके कहने पर किसी एक का बोध नहीं हो रहा है, पूरे वर्ग का बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा होगी। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। रोल नंबर 2। रिश्तों के नाम सदैव जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जितने भी रिश्तों के नाम हैं, सगे संबंधियों के नाम हैं,
उन सभी नामों में जातिवाचक संज्ञा, जैसे हम लिख दे भाई, बहन, माता, पिता, जीजा, साली, साढ़ू, सड़वाइन, जितने भी रिश्तों के नाम हैं सभी में कौन सी संज्ञा? प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी। यहां पर जितने भी रिश्तों के नाम होंगे, दादा, दादी, नाना, नानी, सभी में जातिवाचक संज्ञा। अब कह दो हमारा एक ही भाई है, भाई, अरे भाई कहने पर आपके भाई का विशेष बोध नहीं हो रहा है, जितने सभी भाइयों का बोध हो रहा है, एक रिश्ते का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा होगी। क्लियर है? अगला रूल है रूल नंबर 3, ध्यान से पढ़िएगा। जितने भी जातियों के नाम है, जितने भी जातियों के नाम है, जैसे ठाकुर, पंडित लिखा हुआ है, तिवारी, शुक्ला, यादव, सभी में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। ये जाति खुद ही आपको पता ही है। अब यादव कहने पर किसी एक यादव का बोध तो हो नहीं रहा है, शुक्ला कहने पर किसी एक शुक्ला का बोध तो हो नहीं रहा है, लेकिन अगर कह दे रामचंद्र शुक्ल, तो रामचंद्र शुक्ल कहने पर किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है तो जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी, लेकिन केवल शुक्ल या शुक्ला कहने पर जाति का बोध हो रहा है, सभी का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इस तरह से हम देखेंगे तो जातिवाचक संज्ञा का बहुत विस्तार है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। एक एक बिंदु को समझ कर चलिएगा, कभी आपसे गलती नहीं होगी। अगला बिंदु है कि ऐसी सभी संज्ञाएं जो अपनी पूरी जाति का बोध प्रतिनिधित्व करती हैं वो सभी जातिवाचक संज्ञा होती हैं। जैसे स्त्री, स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे मैंने लिख दिया मानव, मानव मानव जाति का प्रतिनिधित्व करता है। क्या मानव कहने पर किसी एक मानव का बोध हो रहा है? नहीं, मानव कहने पर पूरे मानव जाति का बोध हो रहा है। यहां पर जैसे हम कहते लड़का, लड़की, आदमी, मनुष्य, मानव, स्त्री, महिला, पुरुष, ये सभी कौन सी संज्ञाएं हो जाएंगी? इस नियम के अंतर्गत जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो समझ में आ रहा होगा आप सभी को। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, फटाफट देखते चलिए, नोट भी करते रहिए। रूल नंबर 5, फूल तथा फूलों के नाम, फल तथा फलों के नाम कौन से संज्ञा होंगी? सब्जी तथा सब्जियों के नाम जातिवाचक संज्ञा होंगी। जैसे अगर फूल शब्द लिख दिया जाए केवल, पूछे कौन सी संज्ञा, तो फूल शब्द में भी जातिवाचक संज्ञा। अगर फल शब्द लिख दिया जाए, पूछा जाए कौन सी संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा। अगर हम सब्जी शब्द लिख दे तो पूछे कौन सी संज्ञा, आप बताओगे जातिवाचक। अब किसी फूल का नाम दे दे, जैसे गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली, तो फूल के नाम में भी कौन सी संज्ञा? कौन सा गुलाब ये नहीं पता, केवल गुलाब, सारे गुलाबों फूलों का बोध हो रहा है। जैसे हम रात रानी लिख दे, सब्जी का नाम लिख दे नेनुआ, कद्दू, आलू, प्याज, कोई भी सब्जी। किसी भी हम फल का नाम लिख दे, केला, आम, सेब, सभी में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। क्लियर? समझ में आ रहा होगा। अब अगला पॉइंट चलते हैं, पशु तथा पशुओं के नाम, पक्षी तथा पक्षियों के नाम, जीव जंतु तथा कीड़े मकोड़ों के नाम सदैव जातिवाचक संज्ञा। अब अगर दे दे पशु शब्द में कौन सी संज्ञा, पक्षी शब्द में कौन सी संज्ञा, कीड़े मकोड़े शब्द में कौन सी संज्ञा, तो सभी में जातिवाचक संज्ञा होगी। इसके साथ ही साथ किसी पशु का नाम दिया हो, जैसे गाय या भैंस या गीदड़, तो गाय कहने पर किसी एक गाय का बोध नहीं हो रहा है, सभी गायों का बोध हो रहा है। कौवा कहने पर क्या किसी एक कौवे का बोध हो रहा है? नहीं, सभी का बोध हो रहा है। तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही अगले बिंदु पर चलते हैं। जितने भी शरीर के अंगों के नाम है सभी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह। अब हाथ कहने पर क्या किसी एक हाथ का बोध हो रहा है? सभी व्यक्ति के हाथों का बोध हो रहा है। दांत, काख, कोई भी नाम हो, जितने भी शरीर के अंगों के नाम है सभी में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। समझ में आ रहा है? चलते हैं अगले बिंदु की ओर। फसल तथा फसलों के नाम, बीज तथा बीजों के नाम सदैव जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे गेहूं, चना, जौ, धान, ये फसल के नाम है, इसमें कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। किसी धातु से निर्मित चीजों के नाम हो सदैव जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे तलवार धातु से बना है, घड़ी, चश्मा, मोबाइल, कोई भी वस्तु हो, हम पुस्तक, कलम, पंखा, कूलर, अलमारी, कंप्यूटर, सभी कौन सी संज्ञा हो जाएंगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। लकड़ी से निर्मित, चलिए कुर्सी में दरवाजा, सभी आ जाएंगे, वस्तुओं के नाम में सभी आ जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा होंगी। तो जातिवाचक संज्ञा समझ में आया? बताइए आप सभी लोग। जातिवाचक संज्ञा का कॉन्सेप्ट यही है कि जब कोई शब्द अपने पूरे वर्ग का बोध कराए तो वो जातिवाचक संज्ञा होता है। और यही जब जातिवाचक संज्ञा किसी एक
नाम का बोध कराती है तो वही संज्ञा क्या हो जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, ऑल द बेस्ट।